तो अब दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार पढ़ेंगे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के व्यापार से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएसई ने 2019 के बोर्ड में यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन उठाया था। तो ऐसा लगता है कि सीबीएसई अब की बार भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापार से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी भी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे तो व्यापार पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। पहला, कि व्यापार किन देशों के बीच हो रहा है। दूसरा, किन चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। तीसरा, व्यापार के साधन क्या है। चौथा, व्यापारिक मदे क्या है, यानी व्यापार में कौन कौन सी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों। इन 4 पॉइंटों को अगर आप व्यापार के अंदर लिखते हैं तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा, कभी भी नहीं काट पाएगा। इसलिए इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आप व्यापार को डिस्क्राइब करना। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बाहरी व्यापार यानी दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का व्यापार हुआ करता था उसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा कालीन समय में हड़प्पा वासियों के बाहरी देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। किन किन देशों से हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मेसोपोटामिया से लार्जवाद मणि को इंग्लिश में लैपिस लाजुली कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसका मतलब होता है एक प्रकार का मणि हुआ करता, नीला पत्थर हुआ करता था, जो काफ़ी बहुमूल्य पत्थर हुआ करता था, जो या तो अफगानिस्तान से या मेसोपोटामिया से हमें मिला करता था। हाथीदांत, धातु निर्मित वस्तुएं इत्यादियों का हमें मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था। तो दोस्तों मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता कि हड़प्पा के जो व्यापारी थे वो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। मैं आपको सीधा स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेसोपोटामिया की खुदाइयों में हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में हड़प्पा मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो उससे अनुमान ये लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया का व्यापार हड़प्पा वासियों के साथ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ओमान से हड़प्पा व्यापारी तांबा मंगाते थे। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना, ओमान से हड़प्पा के व्यापारी तांबे को मंगाया करते थे। इंडिया में भी वैसे तांबा बड़ी मात्रा में था। राजस्थान का खेतड़ी एक जगह का नाम है, राजस्थान में खेतड़ी, वहाँ से बड़ी मात्रा में तांबा मंगाया जाता था। लेकिन ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब इंडिया के पास तांबा था तो वो ओमान से तांबा हड़प्पा वासी क्यों मंगाते थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद अफ़गानिस्तान से सोना, चांदी, अनाज का लेन देन वगैरह होता था। व्यापार के साधन, ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में व्यापार के 2 ही साधन थे, एक तो जल मार्ग और दूसरा थल मार्ग यानी स्थल के माध्यम से। अगर स्थल मार्ग के हम बात करें तो नदियों के माध्यम से या बैलगाड़ियों के माध्यम से, और हम जल मार्ग की बात करें तो बड़े जहाज़ों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। अगर बात व्यापार बाहरी है तो जाहिर सी बात है ये अधिकतर जो व्यापार हुआ होगा वो स्थल मार्ग या जल मार्ग से ही हुआ होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा के लोग दूसरे देशों से व्यापार करते थे, ये हमें कैसे पता चला? तो यहाँ पर आप नीचे हेडिंग देख रहे हैं, अन्य साक्ष्य। तो हमें कुछ किताब में हमारी साक्ष्य दे रखे हैं जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग दूसरे देशों से व्यापार करते थे। अब वो कौन से साक्ष्य हैं हम देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले नाव की मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में कुछ ऐसी मोहरें प्राप्त हुई है जिसके अंदर नाव उत्कीर्णित है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासियों को नाव के बारे में थोड़ी यानी जहाज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब उनको जहाज़ों की जानकारी थी तो वो समुद्र के माध्यम से व्यापार भी किया करता होंगे। तो ये जो मोहरें हैं आपकी बुक के चैप्टर के अंतिम पेज में आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। दूसरा, लोथल। ठीक है दोस्तों, लोथल एक गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था वो लोथल था, जहाँ से वो फारस की खाड़ी होते हुए मेसोपोटामिया तक या ओमान तक पहुँचा करते थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों सबसे कीमती यानी सबसे बहुमूल्य
जो आपका स्रोत है वो है मेसोपोटामिया के राजा सारगोन। तो ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया के एक राजा थे सारगोन के अभिलेख में हमें एक शब्द मिला मेलुहा। ठीक है दोस्तों, शब्द को ध्यान से पढ़ना और समझना, मेलुहा का जिक्र मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मेलुहा शब्द है वो हड़प्पा वासियों के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आपसे सीबीएसई पूछ सकती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि मेलुहा से क्या अभिप्राय। तो जब हम मेलुहा की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय हड़प्पा से होता है। तो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आंतरिक व्यापार की हम बात करते हैं दोस्तों। आंतरिक व्यापार हमारा किस प्रकार था, तो बाहरी आपने समझ लिया होगा शायद। अब हम आंतरिक की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंधु क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राजस्थान से हड़प्पा वासी खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। आज भी बड़ी मात्रा में खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता है। लोथल व बालकोटा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहाँ से कच्चा माल मंगाया जाता है, जैसे शंख, मनके वगैरह वगैरह। इस टाइप का जो कच्चा माल होता था वो बनकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वगैरह में आया करता था। दक्षिण भारत अपने सोने के लिए फेमस था। दक्षिण भारत से व्यापक स्तर पर हड़प्पा वासी सोना मंगाया करते थे। चनहुदड़ो, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, उस समय कुछ ऐसे शहर या नगर थे जिनका काम केवल शिल्प उत्पादन से संबंधित था। मैं अगली वीडियो में आपको शिल्प उत्पादन के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो मैं आपको एक बस्ती का नाम बताता हूँ, चनहुदड़ो। एक बस्ती जो 7 हेक्टेयर की बस्ती थी। दोस्तों ध्यान रखना, कितने हेक्टेयर की बस्ती थी? 7 हेक्टेयर की बस्ती थी जहाँ से कच्चा माल तैयार किया जाता था। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, इन जगहों से कच्चा माल इकट्ठा करके चनहुदड़ो में आता था। उसके बाद यहाँ पर ये माल तैयार होता था। फिर ये तैयार माल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा जैसे बड़े बड़े स्थलों पर बेचने के लिए जाया करता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद व्यापार के साधन, वही 2 व्यापार के साधन, एक जलमार्ग और दूसरा बैलगाड़ियों के द्वारा, क्योंकि उस समय कोई साधन था नहीं दोस्तों व्यापार के लिए। तो बैलगाड़ी वहाँ का उस समय का सबसे तेज साधन माना जाता था। तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताना कि जल मार्ग और स्थल मार्ग में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा माना गया है, जल मार्ग या स्थल मार्ग, और क्यों माना गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद साक्ष्य क्या है, यानी सिंधु क्षेत्र के भीतर व्यापार होता था, इसके हमारे पास साक्ष्य क्या है? तो मैं भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहला बाट, मैं बाटों के बारे में पिछली वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि हड़प्पा के लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में बाटों का इस्तेमाल करते थे और बाटों का इस्तेमाल वस्तुओं के मापतोल के लिए ही किया जाता था। मोहरे व्यापार को सुविधाजनक बनाते थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा समय काफ़ी बड़ी मात्रा में मोहरे भी प्राप्त हुई है। तो ऐसा माना गया है इतिहासकारों के अनुसार कि जो मोहरे हुआ करते थे वह व्यापारियों के अपने की पहचान थी। ठीक है, उसके बाद व्यापारिक बस्तियाँ, चनहुदड़ो, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, ये इस प्रकार की जो बस्तियाँ थी, यहाँ से व्यापक स्तर पे बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता था। कच्चा माल बड़े बड़े शहरों तक लाया जाता था। सिक्के के अवशेष ना होना, ठीक है, हमें दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में हमें सिक्के का कोई भी अवशेष नहीं मिला। व्यापार के अवशेष मिले लेकिन सिक्के का कोई अवशेष नहीं मिला। तो इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पा वासी व्यापार के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया करते होंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली अब सब बच्चे जानते होंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे दोस्तों मुझे ज़रूरत चावल की है तो मैंने आपको गेहूं दिया और आपसे चावल ले लिया। आपको ज़रूरत गेहूं की थी तो आपने मुझे चावल दिया और गेहूं ले लिया। तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। लास्ट में अंत में मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन व्यापार का क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है तो व्यापार में आपको शिल्प उत्पादन भी लिख सकते हैं। आपको शिल्प उत्पादन के बारे में लिखना हो जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।